नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे नीट यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस चैनल के अंदर आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी नीट लेवल की, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी और इंग्लिश में भी। अब इसके अंदर हम सबसे पहले IUPAC टॉपिक स्टार्ट करेंगे। IUPAC जो NCERT में दे रखा है और जो JEE में भी है, नीट में भी है, सभी में लेवल ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। आप लेक्चर में देखोगे ज़्यादातर लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो क्लासेस में रिकॉर्ड किए हैं, यानी पहले मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो आप लेक्चर में ये मत सोचना कि पुराना लेक्चर है। एक्चुअल में क्या है कि मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ पढ़ाने में जब बच्चे होते हैं सामने, तो आपको ओरिजिनल लेक्चर मिलेगा जो कि कुछ बच्चों के सामने पढ़ाया गया है। तो इस तरीके से आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, और हर एक लेक्चर के पहले मैं आपको बता दूंगा बेसिक क्या क्या करना है। तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, सिर्फ देखना ही नहीं है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। भगवान का नाम लिखना है, लेक्चर 1 लिखना है, प्रॉपर नोट्स बनाइए। आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और नीट के अंदर एक भी क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे। आपको इस लेक्चर के साथ साथ इसका एक PDF भी मिलेगा, यानी आज जो लेक्चर हुआ है उससे रिलेटेड नीट के अंदर पूरा आपको एक PDF शॉर्ट नोट्स टाइप मिलेगा। ठीक है, और फिर हम उसके साथ साथ कुछ फ्लैश कार्ड भी आपको मिलेंगे, PDF मिलेगा, आपको फ्लैश कार्ड मिलेगा, ताकि आप क्विक अच्छे से इंटरेक्टिव वे में उसको याद भी कर पाएं। तो PDF जरूर डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेज हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट यूज है उसमें से एक है एज ए फ्यूल। जो हम अपनी गाड़ी चलाते हैं उसके अंदर हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, हम डीजल यूज़ करते हैं, हम गैसेज यूज़ करते हैं, घर में कुकिंग गैस यूज़ होती है। ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और मेनली अगर हमारा 80% ऑफ इंडिया का जो बिल है, यानी इंपोर्ट का जो बिल है, वो आता है बिकॉज ऑफ फ्यूल। हमें बहुत सारा फ्यूल बाहर से लेना पड़ता है। अगर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाए और हम खुद से यहाँ पे फ्यूल बनाने लगें, फ्यूल को डिस्कवर कर लें, तो देश का बहुत बड़ा पैसा बचेगा। अभी इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसमें कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ये सारे प्लेयर देख रहे हो आप, हमारे प्राइम मिनिस्टर देख रहे हो, इन सब ने जो कपड़े पहन रखे हैं, ये सब कपड़े क्या हैं? ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब पॉलीमर है, पॉलिस्टर है, अपने नायलॉन है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं पॉलीमर केमिस्ट्री जो है वो कपड़े बनाने में भी यूज़ होती है। तो कपड़े भी हमारे डे टू डे लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये आलिया भट्ट का जो वीडियो देख रहे हो ना, इसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है? ये जो ग्लिसरीन वगैरह यूज़ करते हैं मेकअप के लिए, मेकअप, परफ्यूम, इन सब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ होती है। और साथ ही साथ नेल पॉलिश लगाते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर जो होते हैं वो एसीटोन यूज़ होता है एज ए नेल पॉलिश रिमूवर। और वैसे इसने ग्लिसरीन यूज़ किया स्किन को अच्छा करने के लिए, एल्डिहाइड यूज़ होते हैं खुशबू के लिए, एस्टर यूज़ होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेकअप इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो सलमान खान की बॉडी देख रहे हो ना, सलमान खान की बॉडी, इसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। इसके जो मसल्स वगैरह देख रहे हो, ये सब मसल्स क्या है? इसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वैसे एक बार कंपेयर कर लेते हैं मेरे और सलमान खान में किसके बेटर हैं। ठीक है ना, ये जो मसल देख रहे हो ना, मेरे भी देख सकते हो या सलमान खान के भी देख सकते हो। तो इसमें मेनली कैसे बनते हैं मसल्स? मसल्स बनते हैं अपने प्रोटीन से। और प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन एक पॉलीमर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर है। तो जो हम प्रोटीन लेते हैं, साथ में खैर कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होता है हमें एनर्जी के लिए, और साथ में हमें फैट भी चाहिए होता है। उसका प्रॉपर कंपोजिशन लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो तब जाके सलमान खान जैसी बॉडी बनेगी या थोड़ी बहुत मेरी जैसी बनेगी। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी बिल्डिंग के अंदर, हमारी बॉडी के शेप के अंदर, हमारे एनर्जी लेवल के अंदर। केमिस्ट्री का एक और फेमस यूज है मेडिसिन के अंदर। जैसे आपने देखा अभी कोरोना आया था, नोवल कोरोना, जो है कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के अंदर महामारी आई थी। तो उसको ठीक कैसे किया? हमने उसके लिए टीका बनाया, उसके लिए बहुत सारी दवाइयों पर रिसर्च किया। तो मेडिसिन जो हैं वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और उसका रोल हमारी लाइफ में बहुत है। जनरल लाइफ में हम यूज़ करते हैं पैरास्टामोल, बुखार आता है हम वो गोली खा लेते हैं, वो क्या है? वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे हम यूज़ करते हैं एस्प्रिन, यानी जो हार्ट वगैरह जो क्लॉटिंग हो जाती है उसको कम करने के लिए यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स यूज़ होती है। तो जो मेडिसिन साइंस है, मेडिकल साइंस जो है, उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि हम स्वस्थ और हेल्दी रह सकें और आने वाले वायरस से बच सकें। वहाँ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा रोल प्ले करता है। चलिए अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर और उससे रिलेटेड बेसिक्स। तो पहले बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है ना। पूरा नॉमेनक्लेचर एक साथ पढ़ेंगे, यानी 11th का 12th का पूरा नॉमेनक्लेचर अपन एक साथ पढ़ेंगे और उसको खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ
hydrocarbon and its derivative are known as organic chemistry. Basically study of hydrocarbon and derivative are known as organic chemistry. यानी हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं. तो पहले आप नोट कर लो डेफिनेशन. द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन. जैसे ये मीथेन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन है. अगर मैं एक कार्बन और बढ़ा दूं तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन है. मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन इज हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन इज हाइड्रोकार्बन. गॉट इट? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का मतलब है कि जैसे ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसका मैंने H हटा के यहाँ पे OH लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, तो ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया. या H हटा के मैंने हेलोजन लगा दिया तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव. तो बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन है और ये इसका डेरिवेटिव है. इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. गॉट इट? तो आप लिख लो, फॉर एग्जाम्पल दीज आर हाइड्रोकार्बन्स. नेक्स्ट, this is hydrocarbon, carbon and hydrogen are hydrocarbon, this is also hydrocarbon, this is also hydrocarbon. Now एक और चीज हम सीखते हैं कि what is the definition of homologues. homologues क्या होते हैं? homologues वो होते हैं जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप हो and consecutive member have difference of CS2 और molecular weight differ by 14. कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है और हाइड्रोजन का 1, तो ये 14 हो गया. तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और कंसेक्यूटिव मेंबर में CS2 का डिफरेंस हो तो उसको होमोलॉग्स बोलेंगे. जैसे ये हमारे पास इथेन है, अगर मैं इसका हायर होमोलॉग बना रहा हूँ तो मैंने एक CS2 बढ़ा दिया, तो इसको हम बोलेंगे ये दोनों क्या रिलेशन हुआ? ये हो गया होमोलॉग्स. ऐसे अगर मैंने यहाँ एक और CS2 बढ़ा दिया तो ये भी होमोलॉग्स. तो इनका रिलेशन क्या है? दे आर होमोलॉग्स. सिमिलरली ये भी क्या है? ये भी होमोलॉग्स. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड? फर्स्ट और थर्ड जो है, क्या ये भी होमोलॉग्स हैं या नहीं है? यस, फर्स्ट एंड थर्ड आर होमोलॉग्स. कंसेक्यूटिव मेंबर हैड डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 14, तो ये भी होमोलॉग्स है ना. यानी अगर मैं आपको बोलूं कि मिथनॉल है, अल्कोहल है, दिस इज अल्कोहल, अगर एक कार्बन बढ़ा दूं तो क्या ये होमोलॉग है? यस, इट इज होमोलॉग. इसमें एक और कार्बन बढ़ा दूं, इंक्रीज बाय CS2, तो ये भी एक होमोलॉग्स है. ऑल दीज थ्री आर होमोलॉग्स. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड टू? होमोलॉग्स. सेकंड एंड थर्ड? होमोलॉग्स. वन एंड थर्ड? होमोलॉग्स. कंसेक्यूटिव मेंबर है डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 14 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर बाय CS2. तो आप नोट कर लो कि दीज ऑल आर होमोलॉग. आपस में सारे होमोलॉग्स हैं, ये भी सब आपस में होमोलॉग्स हैं. और डेफिनेशन लिख लो, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड कंसेक्यूटिव मेंबर है डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट CS2 और molecular weight differ by 14. Now next, Wooler synthesis. Wooler पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको माना जाता था जो ऑर्गेनिक सोर्सेज से आते थे, ठीक है ना. तो वूलर सिंथेसिस क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है, इट इज द यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब. जो हमारा यूरिया है ना, वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे? कि ये कार्बन कंटेनिंग है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अगर मैं आपको ये बोलूं NH2NH2, क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्या इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे या नहीं कहेंगे? बताओ. इसको नहीं कहेंगे. इट इज नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि कार्बन नहीं है उसमें, है ना, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव. वूलर ने क्या किया था? उसने अमोनियम साइनेट को हीट किया और यूरिया बना दिया. तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब. उसने कहा कि भाई लैब में भी बन सकते हैं ये. गॉट इट? नोट करो इसको. द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब इज यूरिया. सेकेंड, ये भी नोट करो, दिस इज नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका नाम है हाइड्रोजीन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है.
तो 3 तरीके के फॉर्मूले सीखते हैं, डैश फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन। 3 सीखना है आपको। डैश, अच्छा डैश फॉर्मूला क्या है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो आपको ऐसे ओपन बनाओगे ये डैश फॉर्मूला है, ऐसे ओपन बनाओ ये सब डैश फॉर्मूला। कंडेंस मतलब आपको स्क्वीज करके लिखना है, CH3 और यहाँ पे क्या है H2, CH2 और यहाँ पे क्या है कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3। ये हो गया हमारा कंडेंस फॉर्मूला। और बॉन्ड लाइन क्या है, बॉन्ड लाइन जैसे लाइन आपको ड्रॉ करना है, जिगजैग स्ट्रक्चर होते हैं एल्केन के ऐसे। अब बॉन्ड लाइन में ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये कार्बन है, ये जो ट्विस्ट है ये भी कार्बन है, और जो खत्म हो रहा है वो भी कार्बन है। कार्बन कार्बन कार्बन, तो इसमें कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन है। तो जब भी हम बॉन्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो ये फ्री वैलेंसी है ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो खत्म हो रहा है वो भी ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा सेकंड को कैसे बनाएंगे, यहां पे क्या है CH3, इस कार्बन के पास 2 H है, CH2 फिर CH2 फिर CH3, तो इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे हुआ CH3 CH2 एंड CH3। अब हमारे पास 4 कार्बन है, तो बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे, जिगजैग बनाना है 4, 1 2 3 4, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो एल्केन का स्ट्रक्चर ऐसे जिगजैग होता है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है, ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये समझ में आया आपको कि ये 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। नोट करो इनको, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। अब इन एग्जांपल्स को ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो। मैंने आपको डैश फॉर्मूला दिया है, नाउ यू हैव टू ड्रॉ द कंडेंस फॉर्मूला अलोंग विद द बॉन्ड लाइन नोटेशन। Pause the video and try your answer, then repause it. चलो ट्राई कर लिया आपने। इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन मतलब कैसे बनाएंगे, CH3 फिर ये देखो CH2 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 CH3, और बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनाएंगे, 1 कार्बन 2 3 4 5, है ना। अच्छा ये साइक्लिक है, साइक्लिक मीन्स रिंग, रिंग। तो रिंग में इसको कैसे बनाएंगे, CH2 CH2 एंड CH2। अब इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे, बस कार्बन की जगह हम सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बन गया इसका बॉन्ड लाइन। ऐसे ही फिफ्थ का कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनेगा, CH2 CH2, 4 कार्बन हो गए, ये बन गया 4 कार्बन का। सिक्स्थ बताओ, 6 7 ट्राई करो। सिक्स्थ में कैसे बनाएंगे हम इसका कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला ही बन गया। कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन मतलब हम बना लेंगे एक रिंग। अच्छा सेवंथ में कैसे करेंगे, सेवंथ में ये हेट्रो एटम है OH, तो इसको आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, ऐसे बना सकते हो CH3 CH, इसको ब्रैकेट में लिख लो OH CH3। देखो जब हमने ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब है इस कार्बन की एक वैलेंसी, ये ब्रैकेट वाली जो ग्रुप में लिखा है ये पूरा एक वैलेंसी है ना। तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी क्या क्या हुई, एक H, एक ये मिथाइल, एक ये OH, एक ये मिथाइल, 1 2 3 4, इस कार्बन की 4 वैलेंसी। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। और बॉन्ड लाइन में क्या करना है, आपको उसको शो करना है, बनाना है हेट्रो एटम को, है ना। आप ऐसे नहीं बना सकते, दिस इज रॉन्ग। ये क्यों गलत है, क्योंकि फ्री वैलेंसी का मतलब हम क्या लेंगे, मिथाइल, जबकि ये तो ऑक्सीजन है, OH है यहाँ पे। तो जब भी हेट्रो एटम होगा, अच्छा हेट्रो एटम का मतलब क्या, एटम अदर देन कार्बन, कार्बन को हटा के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, दे आर हेट्रो एटम। यानी अगर अपन ऑक्सीजन को हटा के कार्बन को हटा के नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन लगा दें, तो दे आर हेट्रो एटम्स।
इसको नोट कर लो पहले। इनको ट्राई करो 8, 9, 10। पॉज करो वीडियो, ट्राई करो। तो 8th में क्या होगा बताओ? CH3 CH2 CH2OH, और बॉन्ड लाइन कैसे होगा? 1 2 3 और फ्री वैलेंसी मतलब OH, है ना। अब नीचे वाले में कैसा होगा बताओ? CH CH2 CH2OH, है ना। अब इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? फ्री वैलेंसी के साथ लिखेंगे OH। 10 बताओ? CH3O CH3, ये CH3 है, फिर ऑक्सीजन है, फिर CH3 है। बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? O and CH3। नोट करो इसको, इनको ट्राई करो। वीडियो पॉज करो, इनको ट्राई करो। 11th वाला कैसे बनाएंगे? CH3 CH2O CH3, और बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? कार्बन कार्बन फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन। ये भी जिगजैग रहेंगे, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ बीच में ऑक्सीजन आ गया तो बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन बनाएंगे। सेकंड 12th वाला कैसे बनाएंगे? CH3 CH2O, है ना। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया। 13 का CH3 CH2 NH2, 2 कार्बन के बाद ये आएगा हमारा NH2। 14 बताओ? CH2 CH2N NH, ये बन गया इसका बॉन्ड लाइन। वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। अब हम एल्कीन का डिस्कशन करेंगे। ये जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट हमको बनाने हैं एल्कीन में। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एल्कीन मतलब C डबल बॉन्ड C। एल्कीन का ये जो कार्बन है, इसके अपन आगे जाके हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ेंगे। ये जो कार्बन है, इससे अटैच जो तीनों ग्रुप हैं, इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। यानी ये एंगल 120 होगा, ये भी 120 होगा, 120 होगा, है ना। आपको ऐसे बनाना है। ऐसे ही या जब भी एल्कीन का जो सेंट्रल एटम ये कार्बन है, इसकी तीनों वैलेंसी 120 डिग्री पे होनी चाहिए। ये वैलेंसी, ये वैलेंसी, ये वैलेंसी, ठीक है, ये करेक्ट है। अगर मैं ऐसे बनाता हूं एल्कीन, दिस इज रॉन्ग, है ना, क्योंकि वो 120 पे नहीं है। अगर मैं इसी की जगह एल्कीन को ऐसे बनाता हूं, ये भी रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वो 180 डिग्री पे, कितने पे होने चाहिए? 120 डिग्री पे होने चाहिए। तो इसको लिख लो आप प्रॉपर एक बार। इसको अभी आप याद रखो, केमिकल बॉन्डिंग में इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। इसको एक काम करता हूं, मैं आपको मॉडल से समझाता हूं, है ना। मॉडल का ये क्लोज व्यू आप देखो, क्लोज व्यू से वीडियो को, इस वीडियो को देखो, इससे आपको परफेक्ट एल्कीन दिखाई देगा। चलो, इथीन का मॉलिक्यूल है ना, इसकी ज्योमेट्री समझते हैं। ये इथीन है। अभी आपको मैंने क्या बताया, इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। यानी इसकी जो तीनों वैलेंसी है उनके बीच में 120 डिग्री एंगल होना चाहिए। अब ये इथीन का ओरिजिनल मॉलिक्यूल देखो ऐसे है। यानी ये जो एंगल है, ये कार्बन है, C डबल बॉन्ड C, और ये चारों हाइड्रोजन है। ये एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री, है ना। इसको आगे जाके हम हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज। इसको आप क्लोज व्यू से देखो, ये इथीन है ऐसा। यानी यहाँ अगर आप H लगा रहे हो या कार्बन लगा रहे हो तो ये वैलेंसी और ये वैलेंसी कैसे होगी? 120 डिग्री पे रहेगी। इस तरीके से ये इथीन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। चलो, ये लिख लिया आपने एल्कीन का। अब बनाना कैसे है, एक एग्जांपल करते हैं। जैसे ये एल्कीन है, तो इसका कंडेंस फार्मूला कैसे बना सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? सिंपली 2 लाइन, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कार्बन है, एंडिंग पॉइंट वो कार्बन है, और रिमेनिंग वैलेंसी क्या है इसकी? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 कार्बन है हमारे। अब आप बाकी के ट्राई करो।
तो 16 में कैसा आएगा बताओ? ये आएगा CH2 CH और इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? डबल बॉन्ड 120 डिग्री पे होगा ना, यहाँ पे एक H होगा और 120 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करके एक्सटेंड करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये और ये 120 डिग्री पे रखो बस, ये और ये 120 डिग्री पे, ये और ये 120 डिग्री पे। तो 17 कैसे बनाएंगे? नहीं सॉरी, इसमें एक कार्बन ज़्यादा हो गया ना, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका क्या होगा? ये इसका, ये इसका, ये इसका। ऐसे 18 का कैसे बनाना है? बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? इनको ट्राई करो 19, 20, 21। 19 का हमको बनाना है कंडेंस फॉर्मूला, ये हो गया कंडेंस्ड, ये बॉन्ड लाइन। ऐसे 20th में कैसे बनाएंगे? CH3 CO CH3। हेट्रो एटम को शो करना है तो यहाँ डबल बॉन्ड, देखो ये भी डबल बॉन्ड एटम है ना, तो ये 120 डिग्री पे बनाएंगे, ये तीनों वैलेंसी 120 डिग्री पे। 21st में CH3, फिर क्या है? CH2, फिर ये क्या है? CO CH3। कैसे बनाएंगे? डबल बॉन्ड ऐसे बना लो, और ऐसे बना लो, एक ही बात है। बस आपको 120, जब भी डबल बॉन्ड होगा उसके तीनों एटम 120 डिग्री पे बनाने हैं। चलो अब एल्काइन का डिस्कशन करते हैं। एल्काइन में क्या करना है हमको? देखो पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको अपन आगे जाके डिस्कस, इसके हाइब्रिडाइजेशन वगैरह इनऑर्गेनिक में डिस्कशन होगा। आप जब भी स्ट्रक्चर बनाओ ना, तो इसकी जो दोनों वैलेंसी है, यानी ये H और ये कार्बन, ये 180 डिग्री पे होनी चाहिए। मीन्स ये लीनियर दिखेगा ऐसे, 180 डिग्री लीनियर, है ना। ऐसे ही जैसे ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, तो इसकी ये वैलेंसी और ये एटम, या इनकी दोनों वैलेंसी ये कैसे होनी चाहिए? 180 डिग्री पे होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए आप? तो आप इसको कैसे बनाओगे? इसको जैसे अपन बना रहे हैं ना, ये इसका करेक्ट फॉर्म में, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊंगा ना, ये गलत है इसका। समझ गए गलत क्यों है? क्योंकि ये 180 डिग्री पे बनने चाहिए, ये एटम और ये एटम। इसको नोट कर लो। अब जैसे मेरे को इसको बनाना है ना, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको हम ऐसे बनाएंगे HC ट्रिपल बॉन्ड C CH3, कंडेंस फार्मूला। और अगर मुझे इसका बॉन्ड लाइन बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? पहले हम 3 बॉन्ड बनाएंगे, है ना, ये कार्बन कार्बन का, और फिर इसको एक्सटेंड करते हुए एक कार्बन का ये बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे लीनियर आपको लाइन एक्सटेंड कर देनी है बस। ऐसे ही इसका अगर बॉन्ड लाइन बनाना है तो कैसे बनाना है? ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड, फिर बीच वाले बॉन्ड से इस बॉन्ड को एक्सटेंड कर दो, ये वाला एटम यहाँ आएगा। ऐसे इसको एक्सटेंड कर दो, ये वाला एटम यहाँ आएगा, है ना। अब लीनियर कौन से रहेंगे? लीनियर ये इसकी वैलेंसीज रहेगी। अगर इसके आगे कोई कार्बन लगा तो वो लीनियर नहीं होगा। यानी इसको हम कैसे बनाएंगे? पहले आप बनाओगे ट्रिपल बॉन्ड, और उसका जो वैलेंसी है ना वो आएगा लीनियर यहाँ पे, और उसके बाद है ना टेट्राहेड्रल है तो उसको आप नीचे बना सकते हो या ऐसे बना सकते हो। ये अभी जो मैंने आपको एक क्लोज वीडियो मॉडल दिखाया, मॉडल जो क्लोज एकदम क्लोज कैमरे से दिखाया ना आपको, तो उससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। मैंने मॉडल से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एग्जैक्टली ज्योमेट्री कैसे होती है। देखो एल्काइन का मॉडल देखते हैं। ये जो हमारा एसिटिलीन है ना, ये एसिटिलीन का एक्चुअल मॉडल ये है। ऐसे देखो मॉडल में समझो आप, ये H है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये H है, और ये जो बॉन्ड है ये सब ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये कार्बन और इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, है ना।
अब वो 180 डिग्री एंगल जो है वो अपन यहाँ समझ सकते हैं, ये H और ये कार्बन के बीच में कितना एंगल होगा, 180 डिग्री। इस तरीके से एसिटिलीन के सारे एटम लीनियर है, लीनियर शेप में। देखो ये अल्काइन का स्ट्रक्चर है ना, ये 1 ब्यूटाइन है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो ये कार्बन और ये कार्बन, ये तीनों लीनियर होंगे। उसके बाद ये टेट्राहेड्रल है, तो फिर ये कार्बन नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जा सकता है। अब इसी को मॉडल में देखो, ये हमारा अल्काइन है, तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एटम और ये एटम 180 डिग्री पे होंगे, इन दोनों के बीच 180। लेकिन नेक्स्ट हमारा टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि वहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी है ना, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। तो नेक्स्ट जो होगा वो इधर भी हो सकता है, या इसको अपन रोटेट करें ना, कई बार ऐसे फ्री रोटेशंस होते हैं, तो ये ऊपर भी हो सकता है, ऐसे रोटेशन हो सकता है। लेकिन ये जो तीनों कार्बन है वो हमेशा कैसे रहेंगे, हमारे लीनियर रहेंगे। अगर मैं रोटेशन भी कर रहा हूँ तो सिर्फ ये चेंज हो रहा है, इन तीनों कार्बन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हमें 4 कार्बन ड्रॉ करने हैं एल्काइन के, तो ये सही तरीका है। अगर ऐसे नहीं बना सकते अपन, देखो ये सही तरीका नहीं है, ये गलत है ना, ये सही तरीका है। तो समझ में आ गई आपको, इसकी ज्योमेट्री पूरी 1 ब्यूटाइन की क्लियर हो गई एकदम। चलो इनको ट्राई करो आप, इनके बॉन्ड लाइन के बनाओ तीनों के। तो इनके बॉन्ड लाइन कैसे बनेंगे, इसका तो स्ट्रेट ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करनी है, 24th में वही 3 लाइन, और इसको बीच से एक्सटेंड करना है। ये तो सेम एग्जांपल है, इसमें ये 3 लाइन, ये 3 लाइन इन तीनों के लिए है ना, और फिर बीच वाले से एक वैलेंसी यहाँ गई। इस एटम के ये दोनों वैलेंसीज 180 पे होगी, ये दोनों एटम 180 पे। उसके बाद नेक्स्ट कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। और अगर इसका आप लिखना चाह रहे हो कंडेंस फार्मूला, तो ये कंडेंस्ड हो गया, इसका ये कंडेंस फॉर्म हो गया, इसका ये कंडेंस हो गया, है ना। चलो अब बताओ इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड इन गिवन बॉन्ड लाइन फॉर्म। मतलब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड लाइन फॉर्म में। देखो ये वाला गलत हो गया ना हमारा, ये वाला सही है। अभी हमने डिस्कस किया था ना, लीनियर होनी चाहिए, या अगर मैं इसको ऐसे बना रहा हूं तो भी गलत है, ऐसे बना रहा हूं तो भी गलत है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्डेड एटम की ये दोनों वैलेंसी 180 पे होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंड ओ इन बॉन्ड लाइन, ये एन और ओ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने डिस्कस किया था। आपको ड्रॉ करना पड़ेगा हेट्रो एटम, है ना, ऐसे ही अपन एन को अपने को प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बताओ सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट। कई बार क्या होता है कि एक ही डिफरेंट एटम्स को ना डिफरेंट टाइप से प्रेजेंट करते हैं। जैसे CH3 को कई बार अपन ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे CH3 हमारा सेकंड कार्बन पे लगा है ना, और यहाँ पे भी सेकंड पे लगा है, लेकिन CH3 को हम Me भी लिख देते हैं, CH3 लिखते हैं Me लिखते हैं। ऐसे ही थर्ड वाला जो है ना 1 2 3 4 5 फ्री वैलेंसी, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा हमारा CH3। अब आप फ्री वैलेंसी लिखो, Me लिखो या CH3 लिखो, तीनों क्या है, एक ही बात है। ऐसे सेकंड में बताओ, इसको इथाइल लिखो या CH2 CH3 लिखो, या ऐसे लाइन ड्रॉ करो, तीनों एक ही चीज़ है ना। तो इसमें जैसे इस सेकंड पे हमने इथाइल लिखा, इसमें नंबरिंग यहाँ से होगी, इसको इथाइल लिखो, या इसको आप ऐसे लिख दो, 2 बॉन्ड, इसका मतलब भी CH2 CH3 है, इसमें CH2 CH3 है, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ET। तो तीनों का मतलब हमारा एक ही है ना, डिफरेंट तरीके से उसको प्रेजेंट किया है बस। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। आज मैंने आपको ये सिखाया कि कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। ऐसा हम एक एक कॉन्सेप्ट रोज सीखते जाएंगे। मिलते हैं फिर आगे। थैंक यू, जय हिंद।